मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं हिंदी भाषा और संप्रेक्षण की दूसरी इकाई संप्रेक्षण के प्रकार में विचार विमर्श करूंगी। दूसरी इकाई में संप्रेक्षण के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से प्रथम है संप्रेक्षण के प्रकार। उसमें है मौखिक और लिखित संप्रेक्षण। मौखिक संप्रेक्षण मौखिक रूप से की गई बातचीत, वार्तालाप, संवाद आदि को मौखिक संप्रेक्षण कहते हैं, जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य हो रही बातचीत द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। प्राचीन काल से संप्रेक्षण की मौखिक अभिव्यक्ति ही सर्वप्रथम चलन में थी। आज बहुत से माध्यम हो गए हैं, जिसके कारण संदेश से संबंधित दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। आज के युग में टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति की जा सकती है। मौखिक संप्रेक्षण द्वारा वक्ता एवं श्रोता अपने विचार विनिमय द्वारा मौखिक वार्तालाप कर सकता है। उदाहरण संगोष्ठी, सेमिनार और इंटरव्यू आदि में। मौखिक संप्रेक्षण के निम्नलिखित साधन है। पहला, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा। कहने का तात्पर्य है स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति। कहने का अर्थ है जब व्यक्ति आमने सामने उपस्थित होकर अपनी बातचीत करता है, उसे मौखिक संप्रेक्षण एवं प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा संप्रेक्षण कहा जाता है। प्रत्यक्ष संपर्क कई प्रकार से हो सकता है। सर्वप्रथम, किसी भी कार्यालय में आदर्श निर्देश परस्पर बातचीत द्वारा ही दिए जा सकते हैं। द्वितीय, साक्षात्कार के समय दोनों पक्षों का सवाल जवाब द्वारा प्रत्यक्ष मौखिक संप्रेक्षण संपर्क होता है। तृतीय, जब एक से अधिक व्यक्तियों को सूचना देनी हो तो प्रत्यक्ष सामूहिक बातचीत के द्वारा संभव होता है। दूसरा है इसमें टेलीफोन या मोबाइल। टेलीफोन या मोबाइल द्वारा भी किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर मौखिक संप्रेक्षण किया जा सकता है। इसमें समय, धन, परिश्रम सबकी बचत हो सकती है। तीसरा है इसमें रेडियो एवं दूरदर्शन। मौखिक संप्रेक्षण का एक और साधन है जिसके द्वारा अनेक सूचनाओं का बोध होता है। शहरी एवं ग्रामीण वातावरण में ये साधन अधिक कारगर सिद्ध हुए हैं, यानी कि मदद करते हैं। इसमें कुछ नियम हैं। संप्रेक्षण का एकल मार्ग, गोपनीयता का अभाव, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आदि। चौथा है इसमें प्रशिक्षण, किसी कार्य में प्रवीणता। इस मौखिक संप्रेक्षण में कर्मचारी को कंपनी के नियम, कार्य एवं गतिविधियों की सूचना और नए नए कोर्सों द्वारा नियमों से परिचित कराया जाता है। पांचवा है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस साधन में दो व्यक्तियों में हुई बातचीत की आवाज और दृश्य दोनों ही देख सकते हैं। इसमें सांकेतिक भाव का भी प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजकल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उसमें हम अध्यापक छात्र एक दूसरे से वार्तालाप भी कर सकते हैं, एक दूसरे के हाव भावों को भी देख सकते हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को भी जान सकते हैं। इस प्रक्रिया का प्रयोग मोबाइल और कंप्यूटर द्वारा किया जा सकता है। मौखिक संप्रेक्षण का महत्व, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में मौखिक संप्रेषण का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मौखिक संप्रेक्षण का महत्व हमारे जीवन में आज से नहीं अपितु प्राचीन काल से चला आ रहा है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दृष्टि से यह प्रक्रिया काफी कारगर सिद्ध हुई है। व्यवसाय के क्षेत्र में मौखिक संप्रेक्षण की अधिकता अधिक है। सूचनाओं गोपनीय रूप से आदान प्रदान कर मौखिक संप्रेक्षण किया जा सकता है। किसी विशेष संदेश किसी जनसमूह को देना हो तो मौखिक संप्रेषण द्वारा ही संभव किया जा सकता है। मौखिक संप्रेक्षण के लाभ, पहला है इसमें प्रभाव। मौखिक संप्रेक्षण में वक्ता श्रोता पर उसी समय प्रभाव डाल सकता है या डालता हुआ दिखाई देता है। मौखिक संप्रेक्षण में व्यक्ति अपना संदेश सामने
प्रकट कर उसकी अभिव्यक्ति को भी जान सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति से व्यक्ति के हाव भाव, संदेश का प्रभाव अधिक पड़ता है। मौखिक संप्रेषण में साक्षात्कार करते समय मौन, क्रोध, प्रसन्नता, आदर आदि भावों के द्वारा प्रभावशाली एवं असरदार बनाया जा सकता है। दूसरा है इसमें स्पष्टता का भाव। जैसे कि हम जानते हैं मौखिक संप्रेषण में संदेश अधिक स्पष्ट होना चाहिए। इसमें वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने रहकर अपनी अभिव्यक्ति देते हुए नजर आते हैं। इसमें संदेश देते समय भ्रम, संदेश, दुविधा का समाधान तुरंत कर दिया जाता है। यानी किसी तरह की कोई भी मतलब हम अभिव्यक्ति को व्यक्त कर उसके समाधान पर बातचीत कर सकते हैं, उसके सुझावों पर बात कर सकते हैं, उसके संशोधन पर बात कर सकते हैं। तीसरा है इसमें प्रतिक्रिया का भाव। मौखिक संप्रेषण में प्रतिक्रिया का अपना एक अलग महत्व है। वक्ता अपने संदेश श्रोता तक पहुंचाकर तुरंत प्रतिक्रिया ले सकता है। उसमें किसी भी तरह का मतलब रुकने की आवश्यकता नहीं है या अगले दिन की आवश्यकता नहीं है। आप उसी समय उसकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं। किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो भी उसे तुरंत ठीक कर लिया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण के दोष। मौखिक संप्रेषण में जैसे कि कुछ लाभ है तो कुछ कमियां भी हैं, जिसके कारण यह प्रक्रिया अनुपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। पहला है अस्पष्टता। अस्पष्टता से हमारा तात्पर्य है किसी भी संदेश का रूप स्पष्ट ना होना, यानी कि जो भी स्पष्टता दी गई है उसमें अस्पष्टता का भाव पारित किया गया है। मौखिक संप्रेषण में विस्तृत संदेश को समझने में अधिक समय लगता है। विस्तृत से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि बहुत लंबा चौड़ा संदेश अगर दिया गया है तो उसकी भावों को, उसके विचारों को समझने में थोड़ी असमर्थता का भाव उत्पन्न होता है। बार बार स्पष्ट करना पड़ता है। लंबे संदेश को याद नहीं किया जा सकता। इसमें अस्पष्टता का भाव अधिक बढ़ जाता है। दूसरा है खर्चीली पद्धति। जैसा कि हम जानते हैं कि मौखिक संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान सभी सदस्यों तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण समय और खर्च दोनों अधिक लगते हैं। तीसरा है इसमें कमी। मौखिक संप्रेषण में लिखित अभिव्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं होता। कहने का तात्पर्य है जो भी हमने बोला है उसे कहीं हमने लिखित में वर्णित नहीं किया गया है, जिसे समय आने पर हम दिखा सके। मौखिक अभिव्यक्ति में केवल मुख द्वारा बातचीत ही निर्भर होती है या निर्वाह किया जाता है। मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति अपनी बात पर असहमति जताता हुआ दिखाई देता है। निर्णय लेने की कमी होने के कारण मौखिक संप्रेषण को जोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की कठिनाइयों के कारण विचारों में कमी आ जाती है। चौथा है अर्थ का अभाव। अर्थ का अभाव से हमारा तात्पर्य है कि जिस प्रकार का संदेश दिया है उसमें किसी भी भाव या विचार का अर्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण वह अभिव्यक्ति समझ से परे होती है। मौखिक संप्रेषण में वक्ता अपना संदेश जब श्रोता तक पहुंचाता है तो श्रोता उस संदेश को अपने अर्थ के अनुसार अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो हम हमारे सोचने की, हमारे समझने की दृष्टि भी अलग अलग होती है। तो वक्ता जिस रूप में संदेश दे रहा है, अगर श्रोता उसी अर्थ में उसे अभिव्यक्त या उसका रूप स्वरूप समझ पा रहा है तो ठीक है, अन्यथा अनेक प्रकार की कमियों से गुजरना पड़ता है। तो कई बार संदेश का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है या किया जाता है। लिखित संप्रेषण में पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रिपोर्ट, ईमेल आदि द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण के साधन। लिखित संप्रेषण के दो प्रकार के साधन है। पहला है सामूहिक लिखित संप्रेषण, दूसरा है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। पहला सामूहिक लिखित संप्रेषण से हमारा तात्पर्य है सामूहिक लिखित संप्रेषण में किसी संस्थान, कंपनी और संगठन द्वारा काम करने वाले सदस्यों को सूचना द्वारा सूचित किया जाता है, उसे सामूहिक लिखित संप्रेषण कहा जाता है।
व्यापारी स्तर पर अपने व्यवसाय को बढ़ाने तथा अपने उच्च अधिकारियों को आदेश निर्देश पत्र द्वारा दिए जाते हैं। इसमें क्या, कैसे और कब की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है, उसका क्रम बताया जाता है। व्यवसाय स्तर पर प्रबंधकों को दिन, सप्ताह, मास, 3 माह अथवा साल भर की रिपोर्ट तैयार कर भिन्न भिन्न उद्देश्यों से अवगत करा कर रिपोर्ट बनवाई जाती है। ये सभी क्रिया सामूहिक लिखित संप्रेषण द्वारा ही संभव हो पाती है। दूसरा है व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण। 2 व्यक्तियों द्वारा लिखित सूचनाओं का आदान प्रदान कर व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण किया जा सकता है। इसे ही व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण भी कहते हैं। ये प्रक्रिया औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूपों से व्यक्त की जा सकती है। व्यावसायिक संस्था या कंपनी द्वारा पत्र व्यवहार, समस्या सुझाव एवं उन्नति के स्तर पर लिखित संप्रेषण कर कार्य किया जा सकता है। लिखित संप्रेषण के गुण। पहला है सूचनाओं एवं संदेशों। सूचनाओं एवं संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जा सकता है। व्यापारी संस्था इस लिखित संप्रेषण को चिंतन मनन कर गंभीरता से इसमें कार्य करती हुई दिखाई देती है। यह लिखित संप्रेषण प्रक्रिया औपचारिक रूप से अभिव्यक्त की जाती है। दूसरा है इसमें दोनों पक्षों का महत्व। लिखित संप्रेषण में दोनों पक्षों की उतनी ही महत्ता है जितनी एक दूसरे पर दिखाई जा सकती है। वक्ता अपनी बात सुविधाजनक श्रोता तक पहुंचा सकता है। तीसरा है इसमें संक्षिप्त। संक्षिप्त से हमारा तात्पर्य है कि अपनी बात का छोटा रूप प्रदर्शित या वर्णन करना आदि। वक्ता अपनी बात संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर सकता है, जिसमें समय और धन की दोनों की ही बचत उसमें होती है। चौथा है इसमें स्थायी। स्थायी से हमारा तात्पर्य है कि व्यवस्थित रूप में लिखा गया सामग्री। कहने का तात्पर्य है कि लिखित संप्रेषण स्थायी होता है। इसे जब संभव हो देख सकते हैं और दूसरों को दिखा भी सकते हैं कि इसमें किस तरह की सूचनाएं, जानकारी, तथ्य, आंकड़ों सहित बताई गई है। पांचवा है शब्दावली का प्रयोग। लिखित संप्रेषण में शब्दावली का प्रयोग सोच समझकर यानी कि नपे तुले शब्दों में करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कठिन एवं द्विअर्थी वाले शब्दों से बचना चाहिए। लिखित संप्रेषण की कुछ सीमाएं यानी कि कुछ दोष या कुछ आधार भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पहला है खर्चीली पद्धति। खर्चीली पद्धति से हमारा तात्पर्य है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। रिकॉर्ड रखना, फाइलें बनाना, सोच समझकर समय और पैसों का आयोजन समायोजन करना, इसे करने में बहुत अधिक समय लगता है। दूसरा है इसमें समय अधिक लगना। समय अधिक लगने से हमारा तात्पर्य है कि ये एकदम इसका आयोजन या योजना नहीं तैयार की जा सकती। इसे तैयार करने में महीने, साल भी कई बार लग जाते हैं। जैसे मसौदा तैयार करना। मसौदा तैयार करने से हमारा तात्पर्य है कि कच्चे रूप में उसकी रूपरेखा को बनाना आदि। फाइलें बनाना, टाइप करना, उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर लेना, संदेश को लिखित रूप में विस्तृत कर अधिक समय लगता है। तीसरा है इसमें गोपनीयता का अभाव। लिखित संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव दिखाई देता है, क्योंकि लिखित संप्रेषण में जो सभी सूचनाएं हैं, जानकारी है, वह सभी सदस्यों के पास उपस्थित होती है, जिसके कारण गोपनीयता नहीं रखी जा सकती। इसलिए लिखित संप्रेषण में गोपनीयता का अभाव दिखाई देता है। चौथा, स्पष्टता का अभाव। कहने का तात्पर्य है कि लिखित संप्रेषण में स्पष्टता का अभाव होता है, क्योंकि कई बार हम जो सूचनाएं सामने वाले व्यक्ति तक या किसी सदस्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें उसे उस रूप में लिखित अभिव्यक्ति समझ में नहीं आती और उसके बाद वह तुरंत उसे जानने का प्रयास करता है, तो उसमें भी बहुत सारा समय लग जाता है। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण में किस तरह की प्रकारों के बारे में बताए गए हैं, दोष गुण की अभिव्यक्ति की गई है। धन्यवाद।